नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यानी रूस की जो यात्रा हुई 8 और 9 तारीख को, उसके मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में भारत को क्या हासिल हुआ, रूस को क्या हासिल हुआ। क्योंकि किसी भी जो इस तरह की बड़ी यात्राएं होती हैं उसको मापने के दो ही पैमाने होते हैं कि उन दोनों देशों में उस यात्रा को उन दोनों देशों की नज़र से देखा जाए। हालांकि इस समय दुनिया जिस मोड़ पर है उस समय किसी भी ऐसी मुलाकात को एक तीसरे नज़रिए से भी देखा जाता है, और वो नज़रिया है जियो पॉलिटिक्स का, यानी भू राजनीति का। इस समय दुनिया में जो समीकरण बन रहे हैं उसमें वो यात्रा कहाँ बैठती है। तो हम लोग अंत में उस नज़र से भी इस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं भारत की निगाह से कि भारत को इस यात्रा से क्या हासिल हुआ। हम लोग इस बात की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर गौर कर लें कि अभी पिछले ही हफ्ते जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शिखर बैठक कजाकिस्तान में हुई थी, जहां प्रधानमंत्री नहीं गए। प्रधानमंत्री उसी समय घोषणा ये हुई, बल्कि ये दोनों घोषणाएं एक साथ हुई कि प्रधानमंत्री कजाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन वो 8 जुलाई को मॉस्को जाएंगे बाइलेटरल द्विपक्षीय यात्रा पर। भारत और रूस के बीच जो एक बातचीत का एक सिस्टम बना हुआ है साल 2000 से कि हर साल या तो वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं या यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं। हालांकि यह सिलसिला 2019 के बाद टूटा हुआ था, क्योंकि 3 साल तो कोविड का माहौल रहा, उसमें कोई भी नेता कहीं आते जाते नहीं थे। उसके बाद यूक्रेन का युद्ध हो गया और प्रधानमंत्री न तो वहाँ गए न रूस के राष्ट्रपति यहाँ आए, बल्कि उसके बाद 2 मौके आए जब रूस के राष्ट्रपति यहाँ आ सकते थे। जब पिछले साल भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी की थी, लेकिन भारत ने अचानक उस मेजबानी को ऑनलाइन माध्यम से करने का फैसला कर लिया, तो फिर किसी के आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। उसके बाद सितंबर में पुतिन G20 मीटिंग के लिए आ सकते थे, लेकिन उसमें पुतिन नहीं आए। तो कुल मिलाकर 5 साल बाद एक ऐसा मौका आया जब इन दोनों नेताओं की सीधी मुलाकात हुई द्विपक्षीय बातचीत की। इसीलिए इस पर निगाह थी कि इस बातचीत में क्या होता है। तो भारत की निगाह से अगर हम लोग इसको देखें तो जो बातें हम लोगों को बताई गई हैं सरकारी बयानों में, मीडिया की रिपोर्ट्स में, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री की जो कल बातचीत हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और इसके अलावा जो एक डेलीगेशन गया था उसकी जो बातचीत वहाँ पर हुई, उन सब का से कुछ समझौते हुए, बल्कि बताया तो ये गया है कि कुल 25 दस्तावेजों पर सहमति बनी, जिसके तहत दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि वो अपने व्यापार को, जो अभी सालाना $65 बिलियन के आसपास है, उसको 2030 तक बढ़ाकर $100 बिलियन कर लेंगे। हालांकि इसमें एक पेच है, जो $65 बिलियन का व्यापार है उसमें उसका लगभग 80% हिस्सा भारत आयात करता है और 20% से भी कम निर्यात करता है, यानी भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर जब से ये सस्ता तेल भारत को मिलने लगा यूक्रेन युद्ध के बाद, उसके बाद ये इस अंतर में और भी ज़्यादा ये अंतर बढ़ता हुआ चला गया है। तो क्या भारत का उसी अनुपात पर घाटा बढ़ेगा, या कुछ ऐसे उपाय होंगे जिससे कि दोनों देशों का व्यापार समान हो सके। खैर, इसके साथ दोनों देशों ने आपसी मुद्रा में भुगतान पर भी सहमति बनाई है। रूस ने भारत को रियायती तेल देना जारी रखने का फैसला किया है। कुडनकुलम में जो रूस की मदद से भारत में परमाणु संयंत्र लगाया गया था बिजली बनाने का, उस परियोजना के जो नेक्स्ट फेज हैं, अगले जो चरण हैं, उसको आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। तो ऊर्जा, व्यापार और हथियार में ये तो अब आम जानकारी है कि रूस आज भी भारत को सबसे ज़्यादा हथियार भारत को जहाँ से मिलते हैं वो रूस ही है, और रूस अकेला ऐसा देश है जो अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत को देता है। तो इस संबंध को भी आगे बढ़ाने पर सहमति हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक प्रमुख मुद्दा ये उठाया
पिछले दिनों जो ये खबरें छपी थी कि रूस की कुछ एजेंसियां भारत के नौजवानों को ले गईं। खबरों में यह बताया गया कि उन नौजवानों को यह कहकर वहाँ ले जाया गया कि उनकी वहाँ पर सेना में तो उनको रखा जाएगा, लेकिन उनकी मदद गैर लड़ाई वाले काम में लगाया जाएगा। नॉन कॉम्बैटेंट जो काफी उनको वहाँ ले जाकर लड़ाई में शामिल कर दिया गया। और उसमें कम से कम 2 भारतीय नौजवानों के मारे जाने की भी खबर आई थी, जिस खबर से भारत में काफ़ी बेचैनी फैली। तो प्रधानमंत्री ने ये बात वहाँ रखी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कि हमारे जो नौजवान आपकी सेना में हैं, आप उनको मुक्त कर दीजिए वो अपने देश जाने के लिए। बताया गया है कि प्रेसिडेंट पुतिन इस पर सहमत हुए कि जल्द से जल्द भारत के सभी नौजवानों को वहाँ मुक्त कर दिया जाएगा। अब इसमें भी एक पेच है कि भारतीय नौजवान क्यों कहीं जाते हैं, क्यों कहीं भी किसी भी तरह का काम पाने के लिए वो चले जाते हैं। क्योंकि कल ये बात जो आई, उसके साथ ही आज का जो हिंदू अखबार है उसमें एक रिपोर्ट छपी है। एक जो नौजवान रूस में मारा गया था वो गुजरात का था, 23 साल का नौजवान था। तो उसके माता पिता से हिंदू अखबार की संवाददाता ने बातचीत की है। उनके माता पिता ने बताया है कि उसके मारे जाने के बाद रूस ने 1,30,00,000 रुपये, जो भारतीय मुद्रा में इतने का मुआवजा देने का फैसला किया। इसके अलावा उनके परिवार के सामने ये पेशकश रखी कि आप रूस आ जाइए, आपके पूरे परिवार को हम यहाँ का सिटीजनशिप देंगे। जाहिर है कि जब उस परिवार को रखा गया तो जो दूसरे नौजवान मारे गए उनके परिवारों के पास भी ये ऑफर रखा गया होगा या रखा गया है। उसमें एक बड़ी हम लोगों को बहुत परेशान करने वाली जो बात है, उस नौजवान के पिता ने बातचीत में उस रिपोर्टर को ये कहा कि भारत में क्या रखा है, यहाँ तो कुछ रखा नहीं है, तो हमने फैसला किया है कि हम लोग रूस चले जाएंगे और हम वहीं का सिटीजनशिप ले लेंगे, और हमने बाकायदा वो प्रक्रिया शुरू भी कर दी है सिटीजनशिप लेने की। तो ये सवाल ये है कि भारत के नौजवान रूस क्यों जाते हैं, जिस हताशा के माहौल में जाते हैं, भारत में कुछ नहीं रखा है, यह सुनना किसी भारतीय के मुंह से कितना पीड़ादायक है। अगर भारत की सरकार इस पर विचार करे और इस सवाल को दूर करने की कोशिश करे तो ज़्यादा लाभ होगा, बजाय कि वैसे प्रधानमंत्री ने अगर वहाँ के नौजवानों को आने के लिए रूस की सरकार को राजी किया है कि वो आने देने दे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि अगर रूस की सरकार ये अवसर देती भी है तो क्या वो नौजवान इस अवसर को लेंगे, क्योंकि वो जिस हताशा की वजह से वहाँ गए वो कारण भारत में मौजूद हैं, और जो बात गुजरात के उस नौजवान के पिता की बातचीत में जाहिर होता है। खैर, ये बातें भी आईं। और भारत के विदेश नीति की निगाह से देखा जाए, भारत की विदेश नीति का पिछले 10 साल में ये खास मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का निर्माण रहा है। एक ऐसा इवेंट पैदा करना जिससे देश के भीतर लोगों को यह संदेश जाए कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में इसको एक बड़ी कामयाबी समझा जाएगा कि रूस ने अपना प्रतिष्ठित जो उनका पुरस्कार है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ एंड्रयू ऑफ एपोस्टल, इससे प्रधानमंत्री को कल सम्मानित किया। हालांकि ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया जाएगा, ये फैसला 2019 में ही हो गया था, तभी घोषणा भी हो गई थी। लेकिन चूंकि उसके बाद प्रधानमंत्री रूस नहीं गए तो वो उनको ये सम्मान नहीं मिल सका। तो कुल मिलाकर भारत की निगाह से जो चीज़ें हासिल हुई हैं उसमें प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ। इसके अलावा जो हम लोगों ने बातें की, व्यापार, हथियार और जो ये ऊर्जा का सहयोग है, उस क्षेत्र में जो सहयोग होने की बात आई। अब अगर हम लोग रूस के नज़रिए से देखें, प्रेसिडेंट पुतिन के नज़रिए से देखें, तो भारत की यानी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का क्या महत्व उनकी निगाह में है, उसके लिए हमको आज की जो ब्रॉडर जियो पॉलिटिक्स है उसको समझना पड़ेगा कि जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन में विशेष सैनिक कार्रवाई शुरू की, तो उसके बाद से पश्चिमी देशों की पूरी कोशिश पुतिन को और रूस को अलग थलग कर देने की रही। उन्होंने उनके ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए हैं जितने प्रतिबंध पश्चिमी देशों ने आज तक किसी पर नहीं लगाए। इसके बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था अगर लड़खड़ाई नहीं है तो उसकी दो
उसमें जिन दो देशों का बड़ा योगदान रहा है उसमें पहला चीन है और दूसरा भारत है, क्योंकि भारत ने अपना व्यापार और खासकर तेल की खरीद और भी बढ़ा दिया। वैसे मौके पर भारत को गुड ह्यूमर में रखना रूस की प्राथमिकता है, और प्रधानमंत्री अगर वहाँ गए और उसमें और भी समझौते हुए तो ये रूस के लिए बड़े फायदे की बात है। दूसरी चीज, भारत में अमेरिका ने पिछले 10 साल में बहुत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है ताकि भारत को वो अपनी स्ट्रेटेजी से जोड़ सके, और चीन के खिलाफ उसकी जो लामबंदी है उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभा सके। और फिर इसीलिए उसकी भारत से अपेक्षा रही है कि रूस को अलग थलग करने में भारत उसका साथ दे। वैसे मौके पर खासकर जिस दिन नेटो का की एक बहुत बड़ा आयोजन उनकी 75वीं सालगिरह पूरे होने के मौके पर अमेरिका में शुरू हुआ, ठीक उसी दिन राष्ट्रपति पुतिन से जाकर नरेंद्र मोदी का गले लगना, इसका एक प्रतीकात्मक महत्व है। इससे यह संदेश गया कि आपकी अलग थलग करने की कोशिश नाकाम है, और वो देखिए जो जिस लीडर को, जिस देश को आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है, वह नेता ही आकर हमारे साथ गले लग रहा है। न सिर्फ मोदी जी गले लगे, बल्कि एक पूरा एक स्पेक्टेकल पैदा किया गया। एक इलेक्ट्रिक कार में मोदी जी बैठे और पुतिन ने उसको ड्राइव किया, और वो ड्राइव करके वो लोग एक पूरे इलाके में घूमे। इन सब में एक डिप्लोमेटिक मैसेज रूस ने देने की कोशिश की, और यह जो रूस के लिहाज से ये जो महत्व है कि भारत का बाजार उसे मिलता रहे, भारत बिल्कुल उसके विरोधी जो पश्चिम की लामबंदी है उसका हिस्सा ना बने। अब भारत की जो भूमिका है उसमें रूस भारत से ये अपेक्षा तो नहीं रखता है कि वो पूरी तरह से रूस के साथ रहेगा, लेकिन कम से कम भारत न्यूट्रल बना रहे, तटस्थ बना रहे। वो अगर रूस के साथ पूरी तरह नहीं है तो पूरी तरह पश्चिम के साथ भी न जाए। इस उद्देश्य को साधने की कोशिश में रूस की कूटनीति लगी रही है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से उसे एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। और इसीलिए अगर आप देखें, अगर इसको हम लोग जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखें, तो आप चीन में, जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन चीन के मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा की खूब तारीफ की गई। यह कह के तारीफ की गई है कि प्रधानमंत्री ने एक अपनी विदेश नीति में स्वायत्तता का परिचय दिया है, और यह भी कहा गया है कि अमेरिका यह देख ले, वो ये सोच ले कि उसकी मंशा पूरी नहीं होने वाली। दूसरी चीज, और ये अमेरिका की जो प्रतिक्रिया आई उससे जाहिर है कि ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा कि हमने भारत को अपनी जो नाखुशी है वो बता दी है, और प्रधानमंत्री अगर मॉस्को गए हैं तो वो वहाँ यूक्रेन की जो प्रादेशिक अखंडता है उसका सवाल उठाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह सवाल नहीं उठाया। प्रधानमंत्री ने शांति की बात की, जनरल टर्म में बात की, ये कहा कि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। ये कहा कि कहीं भी बच्चे मरते हैं, निहत्थे लोग मरते हैं तो पीड़ा होती है, लेकिन उन्होंने यूक्रेन की प्रादेशिक अखंडता बहाल की जाए यह सवाल नहीं उठाया। तो ये कुल मिलाकर जो वो कोण है, वो एंगल है जिससे इस यात्रा को देखा और समझा जा रहा है, और मेरे ख्याल से यही एक उचित नजरिया है इस यात्रा के महत्व को समझने के लिए। तो आज हम लोग ने ये भी कोशिश की है समझने की। आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे किसी और मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आज आप सबको नमस्कार।